आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। रेडियो डॉक्टर में आप सभी का हार्दिक स्वागत। स्वीकार करिए अपनी दोस्त शालिनी मित्तल का नमस्कार। आज का अंक बहुत स्पेशल, बहुत खास इसलिए क्योंकि आज हम एक स्पेशल डिजीज की बात करेंगे और उस डिजीज के बारे में जानना बहुत जरूरी है। हम पहले भी कार्यक्रम कर चुके हैं और हमारे जो एक्सपर्ट्स आज स्टूडियो में मौजूद हैं वो पहले भी आपसे मुखातिब हो चुके हैं, इस विषय पर भी वो बात कर चुके हैं। तो हम बता दें आपको सीधे से कि आज हम बात करेंगे ऑटिज्म के बारे में। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर या ऑटिज्म, दोनों में से जो भी आप इसे समझें वो हमारे एक्सपर्ट्स आपको समझाएंगे कि ये किस तरह की डिजीज है और इससे कैसे निपटा जाए, किस तरह से इसका उपचार, निदान, लक्षण, सारी बातें हम कोशिश करेंगे यहाँ पर आपके लिए जानने की। तो सबसे पहले मिलते हैं हमारे आज के रेडियो डॉक्टर्स से। हमारे साथ हैं स्टूडियो में डॉक्टर शेफाली गुलाटी। आप ऑटिज्म एक्सपर्ट हैं, चाइल्ड न्यूरोलॉजिस्ट हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स, एम्स न्यू दिल्ली में। बहुत बहुत स्वागत है मैम। धन्यवाद, नमस्कार सबको। हमारे दूसरे एक्सपर्ट, दूसरे रेडियो डॉक्टर, डॉक्टर योगेश कुमार। आप साइकोलॉजिस्ट हैं और ऑटिज्म पर आपका बहुत काम है। आप बच्चों के साथ, जो ऑटिस्टिक बच्चे या साथ साथ न्यूरोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स बच्चों के होती है, उनके रिहैबिलिटेशन पर बहुत काम कर रहे हैं। आपका रिसर्च बहुत तगड़ा है। तो आज बिल्कुल हमारी उम्मीद है कि डॉक्टर योगेश कुमार और डॉक्टर शेफाली के माध्यम से हम जो भी इंफॉर्मेशन अपने श्रोताओं तक पहुंचाएंगे उसका लाभ हमारे श्रोता जरूर उठाएंगे। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर योगेश। धन्यवाद, नमस्कार। और बस कार्यक्रम का आगाज हम कर चुके हैं। हमें इंतजार है कि आप प्रश्न करें, इसमें भाग लें। हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते चलेंगे और अपने जो गेस्ट हैं उनको एक बार कहेंगे कि हमें इसके बारे में विस्तृत जानकारी दें। ऑटिज्म क्या है, आइए सबसे पहले इसको जानते हैं। डॉक्टर शेफाली। ऑटिज्म एक न्यूरो डेवलपमेंटल अवस्था है जिसके अंदर बच्चों में सामाजिक अभाव, जो सोशल इंटरैक्शन होती है और संचार, कम्युनिकेशन होती है, उसमें गुणात्मक हानि होती है। और उसके अंदर कुछ उनके पास कोई दोहरावनीय व्यवहार होते हैं, फिक्स्ड उनकी रुचीज होती हैं। और कई बार होता है कि उनको खिलौनों को लाइन में लगाना है, स्कूल को एक ही रास्ते से जाना है। और दूसरा इनमें सेंसरी इश्यूज भी होते हैं। कभी जैसे कोई साबुन वगैरह को स्मेल करेंगे, आसपास आवाज़ नहीं आ रही फिर भी कान पे हाथ लगाएंगे। तो बेसिकली सोशल इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन, सामाजिक हाव भाव और संचार, और बेसिकली कुछ फिक्स्ड उनकी रुचि और उनके जो रेपिटेटिव जो दुरावनीय व्यवहार है, ये सब मिला के ऑटिज्म न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर बताया जाता है। जी जी, डॉक्टर योगेश आप क्या ऐड करेंगे? देखिए, अगर हम ऑटिज्म का शाब्दिक अर्थ लें तो इसका अर्थ होता है आत्म केंद्रित, स्वलीनता। तो ऐसे बच्चे जो हैं दूसरों से मिलना जुलना बिल्कुल पसंद नहीं करते। इनकी एक अपनी दुनिया होती है और एक ही रिजिड रूटीन होता है। और ये इतने रिजिड होते हैं कि अगर इनको स्पेसिफिक कोई खाना अच्छा लगता है तो लगातार उसी की डिमांड करते हैं कि वो खाने में वही पसंद करेंगे। और ये किसी भी प्रकार के जो परिवर्तन है उसका बहुत प्रतिशोध करते हैं। अच्छा। इनको चेंजेस बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। तो ये सारे जो हैं ऑटिस्टिक बच्चों के लक्षण होते हैं। और इसमें सबसे जो मेन बात है कि दे फोकस ऑन द पार्ट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स रादर देन द होल। जैसे एक अगर एक खिलौना है, टॉय है, अगर एक उसका पहिया है तो वो पूरे टॉय से खेलना पसंद नहीं करेंगे। उनका जो ध्यान जो केंद्रित होगा उस व्हील को लेकर होगा और इसको ही स्पिन करते रहेंगे जी। तो ये सारी चीजें जो है ऑटिस्टिक बच्चों में पाई जाती है। और सबसे मेन जो चीज है कि लैक ऑफ एम्पैथी, जो समानुभूति की कमी होती है। ये अपने पेरेंट्स के साथ ज्यादा अटैच नहीं हो पाते हैं, उनकी फीलिंग्स को नहीं समझ पाते हैं जी। और मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगा कि जो ऑटिज्म वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय द लियो कनेर, एक अमेरिकन चाइल्ड साइकेट्रिस्ट है। इन्होंने 1943 में ऑटिज्म को डिस्क्राइब किया। डॉक्टर शेफाली, आप कुछ कहना चाह रही थी? हाँ, ये कहना चाह रही हूँ कि दो बच्चे जो उनको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है वो भिन्न है। हर जो लक्षण है हर बच्चे में नहीं होते और हर एक की सीवियरिटी जो है, गंभीरता हर एक में अलग अलग होती है। बिल्कुल ना, जैसे अभी आपको बताया योगेश जी ने, तो उसमें हम लोग आप बात कर रहे हैं तो हम एक दूसरे के आईज टू आई कॉन्टैक्ट लगा रहे हैं। जैसे इन्होंने स्पेशली बताया व्हील ऑफ अ ट्रक होता है, उनको जनरली स्पिनिंग चीजें पसंद है। अच्छा। वो अगर आप बोलोगे ना लड़कियों को बारबी डॉल पसंद है
है या लड़कों को रेसिंग कार है, पर जैसे बताया कि इसमें व्हील पसंद है और जनरली स्पिनिंग वाले। पर ये हमें समझना है कि हर बच्चा भिन्न है और कई बार होता है कि वो अपने मन में अपने आप में लाइक बच्चों से, पेरेंट्स से पूछो तो हाँ दूसरों के बच्चों के साथ खेलता है, लेकिन दूसरों के बच्चों के बीच में अपने आप ही खेल रहा है। तो जो स्वलीनता वाली बात आ रही थी, पर जो इसलिए देखना है वो जनरली मिक्सअप नहीं होना चाह रहा। पर ये जो चीजें हैं, अगर आप उसको आवाज लगाओ तो वो प्रिटेंड करेगा कि आवाज नहीं सुनी, पर सुनने में प्रॉब्लम नहीं है, सुनवाई सही है। लेकिन ये सारी चीजें ना किसी भी बच्चे को टेम्पर टैंट्रम से भी हो सकती हैं। तो हमें समझना है कि ये एक न्यूरो डाइवर्सिटी है और जैसे हमारी 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, हर एक में परेशान लक्षण अलग अलग होते हैं और हर एक हमें भी बताना है कि ये पहले एक जमाने में होता था कि नॉर्मल, अब नॉर्मल, वो तो बिल्कुल ही खत्म हो गया। फिर हो गया न्यूरोटिपिकल और स्पेशल नीड्स, अब वो भी खत्म हो गया। क्योंकि हम जब स्कूलों में खुद भी पढ़ते थे तो हमें पता है कि 4-5 लोग मर के पास होते थे और 4-5 टॉपर ही थे, वो लड़ते रहते थे फर्स्ट सेकंड पोजीशन के लिए और बाकी मोस्टली बीच में आते थे। तो हम सबको एक्सेप्ट करते हैं एज अ नॉर्मल डाइवर्सिटी। तो अभी ये कहा जा रहा है तो हम स्पेशल नीड्स वगैरह भी ना बोल के इसको एक न्यूरो डाइवर्सिटी करके माने। और जो भी हम लक्षण ये जो बताए, इतने सारे बताए और भी हैं और लक्षण, तो वो एक तो हर एक में नहीं होते, पर ये देखना है पेरेंट्स को कि अगर ये मोस्ट ऑफ द टाइम, अधिकतर समय ऐसे लक्षण हो तो चिंता का विषय है, लेकिन किसी भी बच्चे में ये कभी कभार तो हो ही सकता है। जी बिल्कुल, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात थी जो आपने मेंशन करी। और एक चीज़ और जो आपने अभी बोली कि हर कोई अलग है, हर इंसान अलग है। हम सिर्फ बच्चे की बात ना करें, हर इंसान अलग है, उसके कुछ प्लस हैं, कुछ माइनस हैं, हम उसके साथ जीते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं। एक टोटली इंक्लूसिव सोसाइटी की तरफ हम बढ़ना चाहते हैं। मुझे ये समझ में आता है आपकी बात से कि वो भी पूरे राइट्स रखते हैं, लेट अस इंक्लूड देम इन आवर सोसाइटी एंड दे आर पार्ट ऑफ अस। आई मीन वी आर नॉट गोइंग टू, मतलब वी आर नॉट टू से कि क्योंकि हम लोग जब जो फेल होने वाले और टॉपर सब लोगों को इकट्ठा लेके चलते हैं, तो ये सारे भी थोड़े से सोशल इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन के अंदर, उनके सोशलाइजेशन में, उसके सामाजिक जो हमारे अपने एक्सेप्टेबल नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से वो नहीं फिट बैठ रहे, तो डजंट मीन कि वो हटके हैं। और हर इंसान का, हर जीव का equal right to life, yes, और equal right to dignified life, equal right to education है। तो कोई किसी पे एहसान नहीं कर रहा है, everybody is having their right। बिल्कुल। और इसमें सोसाइटी का रोल, पीयर्स का रोल, टीचर्स का रोल, पेरेंट्स का रोल, रिलेटिव्स का रोल बहुत अहम हो जाता है जब इस तरह से हम इक्वल सोसाइटी की बात करते हैं। वो हम बाद में बात करेंगे। लक्षण आपने बताए, मुझे ये थोड़ा सा समझना है अपने श्रोताओं के लिए, क्या कारण हो जाता है जिसमें ऑटिज्म हो जाता है? क्या ये जेनेटिक है या ये ऑक्युपाइड है या एनवायरमेंटल है? व्हाट आर द फैक्टर्स लीडिंग टू इट? 1-2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ऑटिज्म जो है 4.5 गुना लड़कों में ज्यादा पाया जाता है लड़कियों से। ऑटिज्म का जो प्रेवलेंस है पिछले 2 डेकेड से बहुत ज्यादा बढ़ गया है। यूएसए में 312% उसका जंप हुआ है इन द लास्ट 20 ईयर्स। तो हमारा इंडिया में हमने जो अनुसंधान किया था 2011 में, इंक्लिन स्टडी किया था, उसमें हमारा रिप्रेजेंटेटिव सैंपल पूरी इंडिया का हमने लिया था, पॉपुलेशन प्रोपोर्शनेट बाय साइज में 1 in 89 था फिगर ऑफ 2011 डेटा, राइट। तो प्रेवलेंस बढ़ रहा है। अब कारण क्यों है? इट इज नॉट वेरी क्लियर कि कारण क्यों है। दे कैन बी सम अनुवांशिक यानी जेनेटिक कारण हो सकते हैं, कुछ इन्वायरमेंटल जो हमारे एनवायरमेंट में है, और कुछ जो है एपिजेनेटिक, क्योंकि मैं जो पैदा हुई हूँ, मेरे को जीन्स तो जो मिली है, तो मेरे को आधी मम्मी आधी डैडी से मिली, उसको तो कुछ कर नहीं सकते, पर उसका एक्सप्रेशन जो होता है उसको इन्वायरमेंटल के फैक्टर्स को उसको इफेक्ट करते हैं, विच आर कॉल्ड एपिजेनेटिक। तो अब अगर आप जेनेटिक वाले कारण में लेंगे, इनमें कुछ कई सिंड्रोम्स के साथ एसोसिएटेड देखा गया है, जैसे डाउन सिंड्रोम, ट्यूबरस स्क्लेरोसिस, न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस वगैरह, बहुत सारे सिंड्रोम्स हैं। प्लस इनके अंदर कुछ पर्टिकुलर काफी सारे जीन्स हैं जिनके अंदर पाए गए हैं कुछ कॉपी नंबर वेरिएशंस। पर अभी भी अनुसंधान जारी है। हमारे यहाँ भी सेंटर ऑफ एक्सेलेंस एंड एडवांस रिसर्च ऑन न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स पे भी ये शोध जारी है पिछले 7 साल से, कि समझने के लिए कि क्या अनुवांशिक कारण है। इन्वायरमेंट कारण बहुत चौंकाने देने वाले हैं। एयर पोल्यूशन एक्सपोजर टू द प्रेग्नेंट मदर्स, एयर पोल्यूशन एक्सपोजर इन द चाइल्ड, देन पेस्टिसाइड्स एक्सपोजर। हमारे खान पान में इतना पेस्टिसाइड्स कंटामिनेशन है। फादर्स एडवांस्ड एज, मदर्स एडवांस एज,
हमने फादर्स के स्पर्म्स के एपिजीनोम का हमने स्टडी किया तो मिथाइलेशन डिफेक्ट मिले। हम सबकी तो हमारी सारी लाइफ स्ट्रेस से भरी है, तो स्ट्रेसफुल लाइफ्स इवन ऑफ फादर्स हैव बीन शोन। तो ये सारी चीजें एनवायरमेंट में है, और जो एनवायरमेंट जो जेनेटिक एक्सप्रेशन को इफेक्ट करेगा, आई फील वो सबसे ज्यादा गेम चेंजर होगा, बिकॉज हम एनवायरमेंट को जब चेंज कर देंगे तो वी कैन इफेक्ट ऑन द एक्सप्रेशन ऑफ द जीन्स। वेरी राइट। डॉक्टर योगेश, हाँ, जैसे कारण आपने बताया कि इन्वायरमेंटल रहे, तो इसमें मैं कुछ ऐड ऑन करना चाहूंगा। हाँ। अब जैसे आजकल स्क्रीन टाइम का बहुत चर्चा में है और इस पर बहुत रिसर्च भी हो रही है कि जिन बच्चों का स्क्रीन टाइम, इवन नॉर्मल बच्चे भी अगर उनका स्क्रीन टाइम ज़्यादा है तो मैंने देखा गया है उनमें ADHD या एग्रेशन की शिकायत बहुत हो जाती है। ऐसे ही ऑटिस्टिक जो बच्चे हैं, मेरा ये मानना है कि जो 2-3 साल तक बच्चों का 0 स्क्रीन टाइम होना चाहिए, अगर 2-3 साल के बच्चे हैं, और 3 साल से अगर बड़े बच्चे हैं उनका भी जो स्क्रीन एक्सपोजर होना चाहिए अंडर द पेरेंट्स गाइडेंस होना चाहिए, कि जिससे ये जो कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, बच्चों की कॉग्निटिव एबिलिटीज़ कम हो रही है और उनमें जो इरिटेबिलिटी सिंड्रोम आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें ना आए। और दूसरे जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में ये भी देखा गया है कि बच्चे का अगर वेट कम है और प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाती है, ये भी जो है एक ऑटिज्म का कारण बनता है। और जो सबसे ज़रूरी एक है इसमें, वो है प्रीनेटल हाइपोक्सिया। प्रीनेटल हाइपोक्सिया भी कई कारणों से होता है, कि क्रॉनिक मैटरनल इलनेस है, अगर हाई एल्टीट्यूड प्रेगनेंसी है, इससे भी जो हाइपोक्सिया हो सकता है। और अगर जो है माता जो है, अगर मदर जो है बच्चे की अगर बहुत ज़्यादा ड्रिंक करती है या सिगरेट्स पीती है, तो ऐसे बच्चों में संभावना जो ऑटिज्म की बढ़ जाती है। क्या ये फैमिलीज में भी रन करता है? जी, मैं अराउंड 80% ऑफ द ऑटिस्टिक केसेस कैन बी लिंक्ड टू द इनहेरिटेड जेनेटिक म्यूटेशंस। तो आप कुछ कहना चाह रहे हैं डॉक्टर शेफाली? इसके अंदर एनवायरमेंटल कारण बहुत है, उन पे बहुत शोध हो रहा है, एड ऑन जो कर रहे हैं, बहुत सारा इवन डायबिटीज इन मदर बहुत सारा चल रहा है, वो अभी शोध चल रहा है। लेकिन ये जो हेरिटेबिलिटी की बात करेंगे तो अगर आप देखेंगे 2 बच्चे ट्विंस हैं, अगर वो सिमिलर ट्विंस हैं तो उसमें 70 से 80% कॉन्कॉर्डेंस है, और अगर आइडेंटिकल नहीं है तो 30 से 30% के करीब। अगर एक फैमिली में किसी बच्चे को ऑटिज्म है और वो लड़का है, तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी में रिकरेंस रिस्क 4% होता है, 4% ओवरऑल जो सारी स्टडीज का कोलेट करके दिया है। लेकिन एक लड़की को अगर ऑटिज्म है, लड़की है तो कम लोगों लड़कियों को होता है ऑटिज्म, तो उसमें रिकरेंस रिस्क 7% है। अच्छा। अब आप बोलोगे रिकरेंस रिस्क क्यों है? क्योंकि एक लड़की में मैनिफेस्ट होने के लिए जो जेनेटिक डिफेक्ट का लोड है वो थोड़ा ज्यादा होता है, तो इसलिए रिकरेंस ज्यादा होता है। अगर 2 बच्चों के अंदर फैमिली में ऑटिज्म है तो अगली प्रेगनेंसी में रिस्क 30 to 35% होता है। एडिशनली एक इंटरेस्टिंग चीज है कि 17.5% फैमिलीज में आपको हिस्ट्री ऑफ ऑटिज्म नहीं मिलेगा, लेकिन हिस्ट्री ऑफ हैविंग सम बिहेवियर के इश्यूज, लाइक हम लोग देखते हैं कहीं बहुत गुस्से होते हैं, कोई मिलते नहीं है, तो ऐसे 17.5% में बिहेवियर इश्यूज और पर्सनालिटी इश्यूज फैमिली में होते हैं। सो इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग, और अभी भी ये पहेली है, इस पहेली पे बहुत ज्यादा शोध हो रहा है। पर एक चीज बता दूंगी, वैक्सीनेशन से कोई प्रूवन रोल नहीं है, वेदर कोई एक स्पेसिफिक वैक्सीन या वैक्सीन प्रिजर्वेटिव, तो वैक्सीनेशन के साथ कोई इसका नहीं है। स्क्रीन टाइम का जो बताया बिल्कुल एब्सोल्युटली है, स्क्रीन टाइम हैज टू बी लिमिटेड, बट ऑब्वियसली बिकॉज पेरेंट्स क्या कर रहे थे, न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, बच्चे को मोबाइल पढ़ा दिया ताकि वो शांत रह जाएगा। और इसमें एक नई रिसर्च निकल के आई है कि आजकल जो सिम्टम्स हैं एसोसिएटेड विद द सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर इन द ऑटिस्टिक चाइल्ड, और जो एंग्जाइटी है और जो अटेंशन डेफिशिएंसी है, वो हाई लेवल ऑफ ग्लूटामेट से भी जुड़ी हुई है, जो ब्रेन में हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है। और इसका हम लेवल हम कम कर सकते हैं अगर हम विटामिन सी लेते हैं, विटामिन डी लेते हैं, मैग्नीशियम्स लेते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड लेते हैं। और ये ऑटिस्टिक बच्चे अगर थोड़ा योगा करते हैं, उनका इंक्लिनेशंस, अगर पेरेंट्स या स्पेशल एजुकेटर जो है योगा की तरफ इवॉल्व करते हैं, तो इनमें जो है ग्लूटामेट का जो लेवल है वो कम किया जा सकता है। जी जी, तो हम बात कर रहे हैं ऑटिज्म पर। एक और प्रश्न, जब डॉक्टर शेफाली आप बता रही थी बच्चों में जो प्रेवलेंस कैसे बढ़ती है, तो मेरे एक प्रश्न दिमाग में आया कि किसी का एक बच्चा ऑटिस्टिक हुआ है तो कितने चांसेस हैं कि दूसरा बच्चा भी ऑटिस्टिक होगा? अभी मैंने बोला अगर वो लड़की है तो 7% जनरल रिस्क है, अगर लड़का है तो 4% अच्छा। है। लेकिन एक चीज देखना है कि अगर उसको डाउन सिंड्रोम था, सपोज एसोसिएटेड कोई आपको मिल रहा है, डाउन सिंड्रोम दिख रहा है, ट्यूबरस स्क्लेरोसिस दिख रहा है,
तो वो उसके साथ एसोसिएटेड है, तो फिर हमें दोनों चीजें देखनी पड़ेगी। उस डाउन सिंड्रोम का प्रेवलेंस के लिए भी जेनेटिक काउंसलिंग होगी और उसके अंदर और वो अदरवाइज 4 and 7% इज। एक और चीज था, योगा मैंशन हुआ है। योगा मोस्टली स्टडीज जो है, अभी मैंने लास्ट वीक ही टॉक दिया है योगा एंड ऑटिज्म में। मैंने उसमें काफी निकाल के रिसर्च देखा कि हमारे इंडिया से एक स्टडी थी और विदेशों से बहुत सारी स्टडी थी, विच इज अनफॉर्चुनेट। हम भी अभी एक स्टडी शुरू करने जा रहे हैं, कीपिंग इन माइंड देयर इज एन एविडेंस कि आप उनको योगा सिखा सकते हैं। बिकॉज हम लोग ये नहीं कि जितना उसके अंदर अपने आप नहीं समझेंगे, तो जो थेरेपिस्ट हैं उनको, जो योगा के थेरेपिस्ट है, उनको पहले बीमारी समझानी पड़ेगी, फिर जो हमारे को उसके टास्क को उसको स्मॉल करके ब्रेक करके योगा कराना, और उसको स्केचेस वगैरह के साथ देयर आर वेज टू टीच चिल्ड्रन विद ऑटिज्म योगा, एंड योगा हैज शोन बेनिफिशियल रिजल्ट्स। आई थिंक हमें इंडिया में और रिसर्च करना चाहिए। यहाँ ऐसा होता है कि यहाँ पर कलेक्टिव जो इंटरवेंशन है वो जरूरी है। एज ए टीम अगर काम करता है, स्पेशल एजुकेटर है, पेरेंट्स है, योगा थेरेपिस्ट है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, और योगा पे आजकल बहुत रिसर्च हो रही है मैडम, क्योंकि हमारा जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है इतना पावरफुल बनाती है, जो कि उसमें वीक होता है ऑटिस्टिक बच्चों में। तो मैं यहाँ पे ये ऐड करना चाहूंगी कि हमारे जो गेस्ट डॉक्टर योगेश, जिनकी आवाज आप सुन रहे हैं, ही इज अ योगा टीचर थेरेपिस्ट। और मैं ये मानता हूँ कि जो ज्यादा जो सीवियर केसेस हैं उसमें बहुत दिक्कत हो जाती है, पर जो मॉडरेट ऑटिज्म है, माइल्ड ऑटिज्म है, हमें योगा करनी चाहिए, बच्चों को योगा के लिए प्रेरित करना चाहिए। और मैं जब योगा करा रहा हूँ, साथ साथ म्यूजिक थेरेपी भी करा रहा हूँ, तो बहुत अच्छा रिजल्ट निकल के आ रहा है। जी, तो आप उसको एक्सपीरियंस से शेयर कर रहे हैं, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। यहाँ पर हम छोटा सा ब्रेक लेंगे। हमारे श्रोता जो है वो फोन लाइन पर है, वेट कर रहे हैं काफी देर से, उनका क्वेश्चन ले लेते हैं। हेलो जी, स्वागत है आपका रेडियो डॉक्टर में। शालिनी मित्तल जी को, रघुविंदर सिंह चट्ठा का नमस्कार। जी चट्ठा जी नमस्कार। और हमारे डॉक्टर साहबान को मेरा सादर प्रणाम। नमस्कार। मेरा सवाल ये है जी, ऑटिज्म जो है वो बुजुर्गों में उनको इग्नोर करने से या अकेलापन होने से भी हो सकता है क्या? कृपया बताने का कष्ट करें। नहीं, ऑटिज्म ना एक न्यूरो डेवलपमेंटल अवस्था है जो कि शुरू में ही होती है, लेकिन कई बार कई लोगों को पकड़ में नहीं आती है। हमें बाद में ओल्ड एज, मतलब ओल्डर में, जब एडल्ट हो जाते हैं, बड़े में भी आपको पहले नहीं पता होगा, लेकिन वो बाद में हो सकती है। लेकिन जो आप बोल रहे हैं वो जो है वो अलग है, वो एडल्ट न्यूरोलॉजी के अंदर उसमें होता है। उनमें चीज़ें जो एडल्ट्स में आती हैं उसमें बाद में जाके डिमेंशिया होता है, अल्जाइमर्स और पार्किंसन, वो जो है ओल्ड एज के इश्यूज वो आते हैं। तो वो ये ऑटिज्म नहीं है कि वो बाद में आएगी। जो ऑटिज्म है वो शुरू में आती है, कई बार मिस हो जाती है पकड़ में आने, और एडल्टहुड में हो, पर ऐसा नहीं है कि बुढ़ापे में जाके हो। पर वो वाली जो डिमेंशिया है और पार्किंसनिज्म वगैरह है वो सब हो सकते हैं। तो हम आगे एक बात करेंगे कि इसको कैसे पकड़ना है और सही तरीके से, क्योंकि जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि मिस हो जाती है और कई बार वो बाद में मैनिफेस्ट होती है, तो कैसे इसका निदान, कैसे टेस्ट किए जाते हैं, ये हम बात करेंगे। पर इससे पहले हम यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। आप है कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में, जिसे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के FM रेनबो 102.6 पर। साथ ही साथ आप इसे सुन रहे हैं हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर। हमारे साथ हमारे विशेष गेस्ट हमारे रेडियो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर शेफाली गुलाटी और डॉक्टर योगेश कुमार, और हम बात कर रहे हैं ऑटिज्म पर। हमारे एक लिसनर हैं जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हेलो जी, मैं राजेंद्र बोल रहा हूँ, करमपुरा दिल्ली से। जी राजेंद्र जी, आपका कोई प्रश्न है? आज हम ऑटिज्म पर बात कर रहे हैं। जी, पहले तो आप तीनों साहिबान को तहे दिल से नमस्कार और आभार। जी नमस्कार। जी, मेरे 2 सवाल हैं और एक पर्सनल रिक्वेस्ट भी है। तो पहले 2 सवालों पे आता हूँ। पहला सवाल मेरा है कि किसी शख्स को डिटेक्ट हो जाता है कि उसको जो ऑटिज्म है, तो क्या इसका घरेलू स्तर पर योगा, मेडिटेशन या फिर डाइट के तहत, जैसे एलोवेरा, गिलोई और आंवला और केसर, पिस्ता से इसका ट्रीटमेंट संभव है घरेलू स्तर पर? और अगर अस्पताल आना ही पड़े किसी वजह से, मजबूरी में, तो क्या मेडिसिन और ये काउंसलिंग से इसकी रिकवरी हो जाती है या फिर कोई मतलब सर्जरी ही करनी पड़ती है? ये 2 सवाल हैं। और चीज एक रिक्वेस्ट है कि इस वक्त दोनों डॉक्टर साहिबान, इनके अंडर में मेरे को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है स्लीप डिसऑर्डर की। तो प्लीज, हालांकि सब्जेक्ट रिलेटेड विषय नहीं है, पर फिर भी आज कोई मेरी मदद करने बड़ी मेहरबानी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी। आज हम ऑटिज्म पे बात कर रहे हैं, डॉक्टर शेफाली बता रही हैं, आपके प्रश्न का जवाब दे रही हैं। हाँ जी, पहले का है ट्रीटमेंट के लिए ना, जो बेसिकली अभी ऑटिज्म का जो मेन स्टे ट्रीटमेंट बिहेवियर इंटरवेंशन होता है, जो बहुत सारी बिहेवियर थेरेपीज होती हैं।
ABA स्ट्रक्चर टीचिंग सेंसरी इंटीग्रेशन वगैरह जो इंडिविजुअलाइज किया जाता है बच्चों के लिए, और किसी जगह किसी चीज़ों में उनको दवाई दी जाती है लेकिन जो दवाइयाँ दी जाती है उसके अंदर जो होता है, अगर उनको मिर्गी पड़ रही है उसका, या सोने में प्रॉब्लम आ रही है, स्लीप ऑनसेट लेटेंसी बोलते हैं उसमें, या बहुत चंचल है या बहुत एग्रेसिव हो रहा है, गुस्सैल हो रहा है, इन सब सिचुएशन में मेडिसिन दी जाती है फॉर सम टाइम। पर मेन स्टे वो इंडिविजुअलाइज जो बिहेवियर बनाते हैं प्लान, साथ में ऑक्यूपेशनल थेरेपी और ये आपका जो स्पेशल एजुकेटर और साइकोलॉजिस्ट वगैरह मिलके आपका इमीडिएट प्लान होता है। दूसरी एस्पेक्ट आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंड ऑल्टरनेटिव मेडिसिन। अप टू 80% जो हमारे ऑटिज्म के पेरेंट्स होते हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री और ऑल्टरनेटिव मेडिसिन खुद ही ट्राई करते हैं इंटरनेट से देख के, जिसमें बहुत सारे होते हैं जिसमें आप लोगों ने नाम लिए हैं। तो कुछ कॉम्प्लीमेंट्री वाले हैं जिसके अंदर कई बार नुकसानदायी भी हो सकते हैं, जैसे कि कीलेटिंग एजेंट्स हैं, हैवी मेटल्स पे हमारा भी अनुसंधान चल रहा है जब, लेकिन हैवी मेटल्स जब हाई हैं तभी देनी है दवाई, उनकी दवाई वैसे ही दे दी तो उस पर नुकसान हो जाता है। तो वैसे कुछ वो लोग नुकसानदेह हैं। कुछ चीज़ों पे अभी अनुसंधान चल रहा है जिसमें पोटेंशियल बेनिफिट है, जैसे योगा है, म्यूजिक थेरेपी है, जो हम लोग म्यूजिक थेरेपी भी कर रहे हैं, और साथ में ग्लूटेन फ्री केसिन फ्री डाइट है, स्पेसिफिक डाइट है, आपका ऐसे एलोवेरा या कोई ऐसी चीज़ करने के लिए नहीं। क्योंकि मेरे पास कई बार पेरेंट्स आते हैं वो चीनी बंद कर दिया, किसी ने दूध बंद कर दिया, किसी ने सिर्फ आटा बंद कर दिया, वो सब अलग अलग करते हैं। वी शुड नॉट डू लाइक दैट। हमारा भी साइंटिफिक बेसिस है, ग्लूटेन फ्री केसिन फ्री डाइट का ट्रायल किया है हमने, और उसमें हमारे अभी रिजल्ट फाइनल कर रहे हैं और हमें फायदा लग रहा है। तो होगा तो वो प्रॉपर डाइट लेना है। तो ऐसे छोटा मोटा चीजें में नहीं है। और आप नेट में पढ़ेंगे, ऑटिज्म डालेंगे तो 7 बिलियन हिट्स हैं। तो अभी ऐसा है, आपको समझना है, अपने डॉक्टर से, थेरेपिस्ट सबसे मिले जिनका आपका प्लान बनाएगा, और डॉक्टर्स विल ऑल्सो गाइड यू कि जोन से भी ऑल्टरनेटिव थेरेपीज के ऊपर, क्योंकि अभी वो शुरू हुआ ब्रोकली के ऊपर, सल्फोराफेन है, उसका भी अभी एविडेंस नहीं है। आप समझ रहे हैं, पूरा एविडेंस नहीं है। तो इसलिए जब तक पूरी एविडेंस नहीं आती है, और कई सप्लीमेंट्स के ऊपर भी कंप्लीट एविडेंस नहीं है, तो आप ऐसे ही मत ट्राई करिए। और एक ध्यान रखिए, आप कई बार सोचते हैं वाइटामिन हैं, लिए जाओ कोई नुकसान नहीं होगा, पर हम समझिए कि हमारे जो विटामिन हम लेते हैं, जैसे विटामिन सी है, वो तो यूरिन में चला जाता है बिकॉज वाटर सॉल्युबल है। विटामिन डी, ई वगैरह जो है, दे आर फैट सॉल्युबल। तो एक्स्ट्रा लेंगे तो उसकी टॉक्सिसिटीज हो जाती हैं। तो अपने आप ही समझ के, इवन विटामिन के वगैरह के नाम से ऐसे नहीं लिए, इन सब क्यूरेटिव नहीं है। जी, और बहुत महत्वपूर्ण बात डॉक्टर शेफाली यहाँ बोल रही हैं, कोई भी चीज को सेल्फ डायग्नोसिस ना करें, सेल्फ मेडिकेशन ना करें, ये हार्मफुल भी हो सकता है। तो डॉक्टर साहब, मैं यहाँ ये जानना चाहूंगी कि एक आपकी जो मुझे पता है एक साइट है या कोई नंबर्स हैं जहाँ पर एम्स की जो अप्रूव्ड चीजें हैं वो आप डालते हैं, वो मुझे अगर श्रोताओं के साथ साझा कर लेंगे तो। एक हमारी वेबसाइट है www.ped मतलब पीड मतलब बच्चा, NEURO मतलब न्यूरो मतलब ब्रेन, पीड न्यूरो एम्स, एम्स मतलब एम्स, PED NEURO AIIMS.org। उसमें जाएंगे तो उसमें पेरेंट्स कॉर्नर का सेक्शन है, उसमें ऑटिज्म की काफ़ी सारी किताबें हैं, और उसके अंदर कई वीडियोस हैं आप लोगों के लिए। और एक हमारी हेल्पलाइन नंबर है 180011 और 6 1800117776। तो उसमें हमारी पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी नर्सेज होती हैं, जो 13 अप्रैल 2018 से हमारी ये 24 घंटे टोल फ्री नंबर चल रहा है, नॉट ओनली फॉर ऑटिज्म, फॉर ऑल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। तो उसमें आपको सपोर्ट मिल सकता है। और हमें समझना है कि इसके अंदर जो है, जो डायग्नोसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड डायग्नोसिस के लिए कोई आपको फैंसी टेस्ट नहीं चाहिए। मेरे पास कितने पेशेंट आते हैं, 1000 किस्म के टेस्ट करा के आते हैं, कुछ टेस्ट इंडिया में कराते हैं, कुछ बाहर भेज के कराते हैं। फॉर डायग्नोसिस ऑफ ऑटिज्म क्लिनिकल डायग्नोसिस है, जिसमें हम लोगों ने सोशल कल्चरल सेंसिटिव टूल्स बनाए हैं, जो कि हमारी सोसाइटी के नॉर्म्स के हिसाब से बनाए हैं। एक बच्चा अगर अमेरिका में पैदा हुआ है, हम उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं वो डिफरेंट है बनिस्बत हमारे फैमिली में। एक एग्जाम्पल दूंगी, एक स्लीप क्वेश्चनर है, हमने यूज किया CSHQ, स्लीप चाइल्डहुड स्लीप हैबिट क्वेश्चनर। उसमें एक सवाल है, बच्चा अगर पेरेंट्स के साथ सोता है तो वो अब माना गया है, उसकी स्कोरिंग वैसी हुई है। अच्छा। हमारे बच्चे तो 99% अपने साथ ही सोते हैं। तो आपको ये सारे सोशल कल्चरल सेंसिटिव टूल ही बनाने पड़ेंगे। तो हम लोगों ने ये टूल्स बनाए हुए हैं, वैलिडेटेड है, उसकी मोबाइल ऐप भी है, पीड न्यूरो एम्स डायग्नोस्टिक्स। जल्दी से बोल रही थी क्योंकि नहीं बोल रही, क्योंकि पेरेंट्स के लिए नहीं है, वो डॉक्टर्स के लिए है। अच्छा। तो पीड न्यूरो एम्स डायग्नोस्टिक्स ऐप है, जो गूगल और एप्पल प्ले स्टोर में, पर वो अभी डॉक्टर्स के लिए है टू डायग्नोस। हमने स्क्रीनिंग टूल भी बनाया है जिसमें से पेरेंट्स सस्पेक्ट कर सकते हैं, इवन 0 फ्रॉम 1 month to 2 years।
वो उसकी अभी ऐप बनाएंगे तो फिर वो पब्लिसाइज करेंगे ताकि पेरेंट्स उसमें कर सकें। जी जी बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है ये सब जानकारियां होना, तभी हम उसका लाभ भी उठा पाएंगे। हमें एक ये मैसेज किया है रमन जी ने, द्वारका से लिख रहे हैं कि मेरा सवाल है कि ऑटिज्म बच्चों की इकोलेलिया कैसे फिनिश करता है, कैसे कम हो जाती है। डॉक्टर योगेश, आप बताना चाहेंगे इसके बारे में? जी देखिए, ऑटिज्म इज मार्क्ड बाय इम्पेयरमेंट इन स्पीच एंड द नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस। तो इसमें हमारा एकोलेलिया भी आता है। एकोलेलिया में क्या होता है कि रेपिटेशंस ऑफ द वर्ड्स यूज्ड बाय द अदर्स। ऑटिस्टिक बच्चा दूसरा जो बोल रहा होता है, अब मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। अगर एक ऑटिस्टिक बच्चे से पूछा जाता है क्या आप इस खिलौने से खेलना पसंद करेंगे, तो उसका आंसर होना चाहिए यस या नो में। पर वो यस या नो में आंसर ना देके वो बोलेगा टॉय टॉय टॉय। तो टॉय टॉय का जो रेपिटेशन इसने कहाँ से लिया, जो उसने सुना, और इसे ही हम एकोलेलिया कहते हैं। और एकोलेलिया ऑन द स्पर ऑफ मोमेंट भी हो सकता है। कभी एकोलेलिया होता है कि बाहर बच्चा किसी की कोई चीज सुनकर आ गया है, जैसे रमेश बहुत गंदा लड़का है, तो वो घर में आके उसे दोहराता रहेगा, रमेश बहुत गंदा लड़का है, रमेश बहुत गंदा लड़का है। अच्छा। तो इस टाइप की जो रिपीटेटिव जो वर्ड्स हैं बीइंग यूज्ड बाय द अदर्स, तो ये सारे एकोलेलिया में आते हैं। जी जी, ये हमें एक मैसेज किया है परिधि ने। इन्होंने लिखा है मैं दिल्ली में रहती हूँ, आई डोंट हैव एनी क्वेश्चंस, आई एम लिसनिंग टू द प्रोग्राम, आई वांट टू थैंक यू शालिनी जी फॉर ब्रिंगिंग ग्रेट टॉपिक्स एंड ग्रेट डॉक्टर्स ऑन द शो विच आर वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर अस। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग कनेक्टेड एंड फॉर लिसनिंग टू आवर प्रोग्राम्स। इसी तरह से और भी हमारे श्रोता हमारे कार्यक्रम की तारीफ कर रहे हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगी कि आप हमारे साथ जुड़े हैं तो हमारा ये कार्यक्रम सक्सेसफुल है। ये हमें लिखकर भेजा है श्याम मित्तल जी ने रोहिणी दिल्ली से कि क्या वेदर सच चाइल्ड शुड बी केप्ट एट होम or society, or should he be kept separately in a different group? Please discuss. Absolutely at home with everybody. एक बहुत दुख का विषय है कि आपने देखा है कि लोगों की शादियां, बर्थडे पार्टीज और मूवी थिएटर्स में कितने आपको न्यूरो डाइवर्स लोग मिलेंगे जी। तो वो इसलिए नहीं बाहर निकल पाते हैं। उनका भी दिल करता है बाहर घूमने का, दे आर हैप्पी उनका, लेकिन हैप्पीनेस शेयर करने का अलग तरीका है। हम क्योंकि एक्सेप्ट नहीं करते हैं, यहाँ पे सोसाइटी में कोई बाहर आ जाता है व्हील चेयर ऑब्वियसली ऑटिज्म वालों में नहीं है, पर किसी भी और कोई भी प्रॉब्लम है किसी को, तो वो सब अजीब वे से देखा जाता है, बिकॉज वी हैव स्टिग्मा अटैच्ड, बिकॉज लोग इतनी बुरी नजर से देखते हैं। ह्यूमैनिज्म नहीं है। हमारे को ये समझना है कि हर इंसान, हर जीव आत्मा का इक्वल राइट टू डिग्निफाइड लाइफ है, तो उसमें एक्सेप्ट करना जब तक सोच। और दूसरी बात है, हम लोग सारे जहां पे बोलते रहते हैं एक्सेप्टेंस इन सोसाइटी, पहले तो पेरेंट्स को एक्सेप्ट करना है बच्चे को। ये नहीं है कि दो बच्चे हैं, एक में ऑटिज्म है एक में नहीं है, तो यू कीप ब्लेमिंग द चाइल्ड कि तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ खराब हो गई। यू हैव टू एक्सेप्ट द चाइल्ड एट होम, देन यू नो इन द इमीडिएट फैमिली, फिर स्कूल की बात आती है, फिर सोसाइटी की बात आती है, दैट वी हैव टू रिमेम्बर। और एक और पॉइंट आता है कि क्योंकि इसके अंदर आप इवन फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में कई बार सस्पेक्ट कर सकते हैं। 6 महीने का बच्चा जो देख पा रहा है, सुन पा रहा है, लेकिन आपके नाम को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। आपका बच्चा अगर 12 महीने तक टाटा बाय बाय नहीं कर रहा है, आपको बिल्कुल बस बड़बड़ाना भी नहीं शुरू किया, 16 महीने पे एक शब्द नहीं बोल रहा है मीनिंगफुल, 2 साल पे मीनिंगफुल शब्द नहीं बोल रहा है, और अगर कोई भी शब्दावली आके चली गई है तो, और कई बार ये जैसे बताया कि आप इंटरैक्ट नहीं करना चाहते, क्या कई बार होता है ग्रैंड पेरेंट्स, मैं ब्लेम किसी को नहीं कर रहे, ग्रैंड पेरेंट्स कहते हैं कि माँ बाप भी रिजर्व थे, माँ बाप भी देर से बोले थे, तो वो ठीक हो जाएगा। आई मीन दैट ठीक हो जाएगा, यू मिस द बस, बिकॉज क्या एटीट्यूड की प्रॉब्लम। हाँ, बिकॉज ये जो कई बार रिपीटेटिव जो बिहेवियर आ रहे हैं, इनके उसको स्टीरियोटिपीज कहते हैं, फिक्स इंटरेस्ट है, ये सब आगे डेवलप कर रहे हैं। अगर हम पहले पकड़ लें, और क्योंकि हमारे ब्रेन की प्लास्टिसिटी है, कई देखा गया अनुसंधान में कि बच्चे के जो ब्रेन की कनेक्टिविटीज में अबनॉर्मलिटीज और डिफरेंट होने लगता है, तो अगर हम एक्ट करना शुरू कर दें पहले, तो फिर वो बनेंगे नहीं ना अबनॉर्मलिटीज। तो यू आर इफेक्टिंग अर्ली इंटरवेंशन से आपका आउटकम बेटर होगा। जी, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। जैसे एक मिरर न्यूरॉन्स है, इस पे बड़ी रिसर्च हुई है कि बच्चे जो ऑटिस्टिक बच्चे इमिटेशन नहीं कर पाते हैं, ना तो साउंड का कर पाते हैं, ना किसी पेरेंट्स की एक्टिविटीज़ का कर पाते हैं। जैसे नॉर्मल बच्चे से अगर पेरेंट्स स्माइल करते हैं तो बच्चा जो है रेसिप्रोकेशन में स्माइल करके दिखाता है, पर ऑटिस्टिक बच्चों के साथ ऐसा नहीं होता है कि वो सही तरीके से इमिटेट कर पाएँ साउंड को या बिहेवियर को।
तो ये आपने बिल्कुल सही बात कहा कि 5 साल में क्या होते हैं कि ब्रेन की जो प्लास्टिसिटी की जो क्षमता होती है बहुत अधिक होती है, जो मिरर न्यूरॉन जो एक्टिवेट नहीं है सही ढंग से, तो अगर हम उनको स्टिमुलेशंस देते हैं, अगर स्टिमुलेशंस के थ्रू हम प्रॉपर उनसे अगर बातचीत करते हैं या एक्सटर्नल स्टिमुलेशंस उनको बच्चों को देते हैं, तो उनकी जो न्यूरोप्लास्टिसिटी जो है बढ़ सकती है, मिरर जो न्यूरॉन्स हैं वो एक्टिवेट हो सकते हैं। तो बात वही है कि इसको कितनी जल्दी पहचाना जाए जी। और उसके लिए पेरेंट्स के देखिए, साथ इसमें रहना मैं बहुत कहना जरूरी। चाहूँगा कि हाँ। जो 1.5 से 3 साल जैसे ऑनसेट होता है जो ऑटिज्म का, वो 1.5 से 3 साल में आइडियली हो जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं हो पाता। जैसे अभी मैडम बता रही थी कि एक्सेप्टेंस की प्रॉब्लम है कि माता पिता को ये एक्सेप्ट करना, और अभी तो जैसा कहा कि इसके पिताजी भी बहुत लेट बोले थे, ठीक हो जाएगा। एक्सेप्टेंस बाद में आएगी। अभी ये है कि हम रेड फ्लैग ही नहीं दे रहे, Red मतलब flags, yeah. एक्सेप्टेंस बाद में आएगी। पहले तो आ रहा है ना कि हम आ ही नहीं रहे हैं, फॉरवर्ड की प्रॉब्लम है, एक्सेप्टेंस ऑफ द फैक्ट की प्रॉब्लम है जी। जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स हैं, मतलब कि किस जो जैसे कि देखा गया है कि 6 मंथ तक जो है स्माइल्स कर लेना चाहिए बच्चे को, और 12 मंथ तक उसमें जो बैबलिंग होना चाहिए जिसे हम बेबी टॉक कहते हैं वो सारा आ जाना चाहिए। एंड एक होता है रेस्पॉन्स टू नेम, 12 मंथ्स तक उसमें ये भी आ जाना चाहिए कि अगर बच्चे का हम नाम पुकारते हैं तो वो अपने नाम से जो है रेस्पॉन्ड करे, पर ऐसा हो नहीं पाता योगेश जी, है। मैं ये सोच रही हूँ कि अगर वो लोग ये याद ना रखे कुछ भी, पर ये समझे कि आगे पीछे जो बाकी बच्चे हैं उसी के एज के हिसाब से उससे थोड़ा सा इनको पीछे लग रहा है या कुछ चिंता लग रहा है, तो बस ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने घर के पास जो भी पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट है, नहीं तो पीडियाट्रिशियन या डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन को दिखाएं, ताकि वो देख ले कि सब ठीक ठाक है या कोई चिंता का विषय है। ये लगभग ऐसा ही एक मैसेज है जिसका जवाब आप लोग अभी दे रहे हैं, तो मैं उनका पढ़ देती हूँ मैसेज। उन्होंने लिखा है, डज ऑटिज्म अफेक्ट चाइल्ड स्पीच व्हेन हिज पेरेंट्स कैन टॉक नॉर्मल? द चाइल्ड हैज अ स्टटरिंग वॉइस, ही कांट स्पीक फ्लुएंटली, ही इज 8 years old। तो नहीं, वो थोड़ा डिफरेंट है। अच्छा, ये डिफरेंट है, तो चलिए इसका बताइए। इसमें यह है कि इसमें जो बच्चा नहीं बोल रहा है, ठीक है, वो बोल नहीं रहा है, तो वो लैंग्वेज डिले हो रहा है। अच्छा। ये बात कर रहे हैं कि जो तुतला के बोल रहा है या उसकी क्लियर स्पीच नहीं है, वो आर्टिकुलेशन प्रॉब्लम है, वो दूसरी प्रॉब्लम है, वो स्पीच एंड लैंग्वेज में आती है, वो ऑटिज्म में नहीं है। तो इनको भी दिखाना चाहिए, इनको भी दिखाना डेफिनेटली चाहिए। हर चीज का एक्चुअली क्या है ना, हर चीज का उसका एक सोल्यूशन होता है, बट आपको एक प्रोफेशनल पे जाना पड़ेगा, क्योंकि पेरेंट्स को लगता है हो जाएगा, बिकॉज हम एक अंदर से है कि हाँ सब ठीक है, इट विल ओके। जी। और जैसा आपने कहा, घर के जो बुजुर्ग होते हैं कई बार वो भी कहते हैं नहीं ऐसा तो होता है, हमारे टाइम भी होता था, पर सब ठीक ही हो गया। तो रिजर्व्ड है, स्कूल में जाएगा तो घुल मिल जाएगा। जी। These things are not to be। आप क्या कहना चाहिए? और ऐसे ही सिम्टम्स, कई सिम्टम्स है, जैसे हैंड फ्लैपिंग्स हैं और रॉकिंग है और क्लाइंबिंग है, एक ही जगह पे जो है क्लाइंब करता रहना, जंपिंग करते रहना और क्लैपिंग्स लगातार बजाते रहना। मैं एग्जांपल बताऊं, मेरे पास एक अभी हम लोग जनरली पहले कुछ साल पहले, बिकॉज रनिंग एन ऑटिज्म क्लिनिक फॉर लास्ट 26-27 ईयर्स, तो पहले तो हमारे 3.5-4 साल पे डायग्नोस हो रहे थे, अभी हमारे 1.5-2 साल में डायग्नोस हो रहे हैं। लेकिन अभी रिसेंटली हमारे पास एक डॉक्टर मदर आए, वो उसके ये जो स्टीरियोटिपीज की बात हो रही है, वो बहुत ज्यादा हाथ हिलाए जा रहे थे विदाउट एनी रीजन। स्टीरियोटिपीज आर बेसिकली मूवमेंट्स विच आर नॉट एक्सप्लेन। कभी हाथ को हिला रहा है या जंप कर रहा है एक जगह, या वो पंजों पे चल रहा है, ये नहीं कि उसके पैर में प्रॉब्लम है, पंजों पे ही चल रहा है। तो वो उन्होंने आके दिखाया एंड एक्चुअली ऑटिस्टिक फीचर्स निकले। दैट मीन्स अगर हमें कुछ भी लग रहा है कि हटके है तो प्लीज दिखाना चाहिए, बिल्कुल। और ये कार्यक्रम हम आज इसीलिए कर रहे हैं जिससे हमारे श्रोता इसको समझ पाए कि ये रुकने की, सोचने की जरूरत नहीं है, हमें सीधे डॉक्टर के पास। और इसमें मैडम एक टेक्निकल बात और आती है कि इसमें ये जो बिहेवियर हमने कहा, सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर, ये सारा स्टीमिंग में आता है। अब हमें ये भी समझना होगा कि कभी कभी डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है, कई टिक्स मूवमेंट्स भी होते हैं, जैसे टर्निंग द हेड और नेल बाइटिंग या लिप बाइटिंग। तो इसमें ये देखना है कि ये जो मूवमेंट्स हैं ये बड़े इनवॉलेंट्री होते हैं और ये टॉरेट सिंड्रोम से जुड़े होते हैं। आई थिंक वो डॉक्टर को हम ये इनको छोड़ देते हैं, वो डॉक्टर को पता लगाना चाहिए, पीडियाट्रिशियन बताएगा। बिल्कुल, मैं इसलिए श्रोताओं को भी ये बता देना चाहता हूँ कि अगर ये टिक्स मूवमेंट्स हैं तो ये स्टिमरिंग और टिक्स मूवमेंट्स में भी बड़ा डिफरेंस है। हमारे एक श्रोता वेट कर रहे हैं फोन लाइन पर, इनसे पूछ लेते हैं इनकी समस्या। हेलो, नमस्ते मैम। जी नमस्कार, आप रेडियो डॉक्टर में। जी बताएं। मेरा बच्चा है 4 साल का है, वो ना बोलता है, ना चलता, ना खाना पीना खाता, कुछ भी ना है का। अपना नाम बता दीजिए, कहाँ से बोल रही हैं बता दीजिए। अलीपुर से बोल रहा है। जी। अभी उसका 4 साल का है ना, तो नॉर्मल पैदा हुआ था या कोई ऑपरेशन से हुआ था?
9 में हुआ था। हाँ, तो एकदम से रोया था? हाँ, रोया था का। घर में पैदा हुआ था अस्पताल में? घर पे ही। अच्छा, अभी उसने चलना शुरू किया, बैठना शुरू किया? बैठबो नहीं करता है, ना बोलता है। अच्छा, बैठना बोलता नहीं करता ना। फिर बेटा ऐसा है, आपको एक बच्चों के डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। अगर क्योंकि जो ऑटिज्म के बच्चे हैं ना, उसमें जनरली जो चलने वलने की प्रॉब्लम नहीं होती है, हाथ पैर सही चलाते हैं, उसमें जो हमने बताया था ना सामाजिक हाव-भाव और कम्युनिकेशन, जो संचार की प्रॉब्लम है, जो आपके बच्चे को ऐसा लग रहा है कि हो सकता है इसको सेरेब्रल पॉल्सी हो, उसमें क्या होता है कि कोई भी प्रकार से आपके बच्चे के ब्रेन में डैमेज हुआ होता है। क्यों? अगर बच्चा देर से रोया है जन्म पे, या कभी बिस्तर से भी गिर गया है, या कहीं छत से गिर गया है, या कभी दिमाग में इन्फेक्शन हुआ है। नहीं, मैं वैसे कह रही हूँ, कारण बता रही हूँ कॉमन। पर कई बार कोई चीजें होती हैं हमें पता नहीं लगती हैं, और कई बार अगर ये सब नहीं होती तो कुछ अनुवांशिक कारण होते हैं, मैं ये कह रही हूँ। तो इसलिए अगर बच्चे के डॉक्टर को बताएंगे ना, तो हो सकता है कुछ अनुवांशिक कारण हो या कुछ ब्रेन में मैलफॉर्मेशन हो, तो बच्चा देख के ही पता चलेगा, और कुछ टेस्ट कराने पड़ेंगे। पर आप दिखाइए जरूर अपने घर के आसपास एक बच्चों के डॉक्टर को। अगर आपको यहाँ दिखाना है तो वो हेल्पलाइन नंबर में आप अपना डिटेल देख के आपको अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं, हम लोग देख के, ताकि गाइड करेंगे। क्योंकि उसकी देखो, हमें क्या है, जिस भी बच्चे को प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को पता करना है कि क्या है, और उसके लिए इसकी जिंदगी में जो उसका मैक्सिमम क्षमता है, पोटेंशियल है, उस तक लेके जाना है। तो जो भी प्रॉब्लम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमें कॉल करने के लिए। और ये एक मैसेज हमारे पास आया है, इन्होंने लिखा है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई स्किप कर जाए ऑटिज्म, क्योंकि इसके जो सिम्टम्स हैं वो बहुत ऑब्जर्वेबल होते हैं, बहुत एविडेंट होते हैं, लेकिन जैसा आपने कहा स्किप हो जाता है। एंड व्हाट वन शुड टेक केयर वंस इट इज डायग्नोज्ड इन अ टीनेज चाइल्ड। ओके, एक्चुअली अभी जो प्रेवलेंस यूएस का लास्ट ईयर का डेटा का है ना, मार्च 2024 का 1 in 36 है, तो काफ़ी कॉमन है। और WHO कहता है कि पूरे वर्ल्ड में 1 in 100 को उनको लगता है कि ऑटिज्म है, तो दैट इज प्रेवलेंस के हिसाब से। दूसरा ये है कि आप कह रहे हो आपको लग रहा है कि ये लक्षण तब है जब कोई आपको एक्सपर्ट देख रहा है और उसने ये सारी चीज़ें देखी। हर बच्चे में हर चीज़ नहीं होती, और हर बच्चे में हर चीज़ की सिवियरिटी नहीं होती। और ऑटिज्म सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ऑटिज्म की जो है, जो यूएस वगैरह का विदेशों का जो डेटा है, उसमें कहते हैं कि 40% बच्चों में मानसिक समझ कम होती है। परंतु हमारे हिंदुस्तान में बच्चों में, जो हमने बच्चे का अभी हमने 1874 बच्चों का एनालाइज किया डेटा हमारे, उसमें हमने देखा कि 80% में कोमॉर्बिडिटीज थी। मतलब या तो चंचलता, या दौरे पड़ने, या इत्यादि बहुत सारी। दैट मीन्स पूरा बच्चे को देखना पड़ेगा। और हमारे 70% बच्चों के दिमाग में समझ थोड़ी कम थी। तो इसीलिए क्या होता है, जिनकी समझ ठीक होती है तो उनमें चंचलता होती है, तो वो ADHD करके निकालते हैं, वो चले जाते हैं, मिस हो जाते हैं, वो देखते नहीं है, तो दे गेट मिस्ड। सो दैट इज समथिंग इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। दूसरा, अगर एक बच्चे को किशोर अवस्था में है प्रॉब्लम्स जो आती हैं, जैसे नॉर्मली एडोलेसेंट में, किशोर अवस्था में, क्योंकि बॉडी ग्रो कर रही होती है, तो उसके अंदर बहुत सारे, और किसी भी किशोर अवस्था में कोई भी बच्चा न्यूरो डाइवर्स है, तो कोई भी बच्चे, बाकी आम बच्चों में भी कितनी बिहेवियर प्रॉब्लम है, कोई गुस्सा हो जाता है, माँ बाप की सुनता नहीं है, बहुत सारी बातें होती हैं। इन बच्चों में, ऑटिज्म में स्पेसिफिकली, क्योंकि उनकी बॉडी में डेवलपमेंट हो रही है, फिजिकली वो हार्मोन्स आ रहे हैं, मेल हार्मोन्स आ रहे हैं, बॉय बोल रहे हैं, तो इनके अंदर कई बार क्या प्रॉब्लम आती है कि सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर जो होता है वो जनरली हर एक इंसान में होता है, पर वो हमेशा प्राइवेट होता है और कोई बात नहीं होती। हिंदुस्तान में तो बिल्कुल ही नहीं होती है, तो वो मिस हो जाता है, पता नहीं चलता। पर इनके अंदर ये इनहिबिशन नहीं रहता कि क्या पब्लिक है क्या प्राइवेट है, तो इनको वो सेल्फ स्टिमुलेटरी पब्लिकली भी हो सकता है। दैट इज हाउ दे हैव टू बी टोल्ड कि वो उसको के अगर पेरेंट्स को दिखाना होता है कि जो हमारे डेवलपमेंट के जो हमने खुद बनाए हुए प्रिंट आउट्स की कैसे बॉडी ग्रो हो रही है, और कैसे फोटो से बताना है, और फोटो से वो बच्चे को समझाते हैं, पेरेंट्स में से फादर या मदर जो भी क्लोज है, कि बताओ जी आपकी बॉडी बढ़ रही है, हेयर आ रहे हैं इधर, ये सब, तो दैट इज नॉर्मल। सो दे बिकम कंफर्टेबल। तो फोटो से उनको समझाना है। और अगर इनका सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर होता है, देन दे हैव टू से कि भैया माँ बाप के सामने तो कर लो, बहन के सामने नहीं करना और किसी के सामने। लेकिन ये है कि अगर वो कोई कर रहे हैं तो आपको उनको डाइवर्ट करना पड़ेगा दूसरे चीज में, उसी समय नो नहीं करना है, फिर उनका रिटेलिएशन होता है। जी जी, तो बहुत तरह से उनको समझना बहुत जरूरी है। और इनकी साइकोसोशल चीजें पूरी समझनी पड़ेंगी, क्योंकि इनके अंदर जो बाकियों में इतनी सारी बिहेवियर इशू आते हैं, तो इसमें और आता है, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन देयर इनर फीलिंग्स एज वेल। जी जी, हमारे एक और लिसनर लाइन पर हैं। हेलो
जी नमस्कार। जी नमस्कार। मैं पीपी गौतम मेरठ से बोल रहा हूँ। हाँ जी बताएं, प्रश्न और मेरा करें। पूछना है कि जो सेरेब्रल पॉलिसी के मरीज हैं, क्या एज रिलेटेड फैक्टर भी होते हैं, यानी उनकी उम्र लंबी नहीं होती, क्या ये मिथक है? नहीं, एक्चुअली क्या है, सेरिब्रल पॉलिसी ऑलरेडी चर्चा का विषय नहीं है, पर आपको बता देते हैं वो कोई भी डैमेज हो रहा है, क्योंकि कई सेरिब्रल पॉलिसी बच्चों में, कुछ बच्चों में ऑटिज्म भी हो सकता है। तो उसमें क्या है कि कोई भी बच्चा जो डेवलपिंग ब्रेन है, चाहे वो प्रेग्नेंट मदर है उसके पेट में के टाइम है, डिलीवरी के आसपास के टाइम है, या फर्स्ट 2 years ऑफ लाइफ में, या तो देर से रोया है बच्चा, या कोई भी इन्फेक्शन हुआ है, या कोई चोट लगी है, जैसे मेनिंजाइटिस होता है, मेनिंगोएंसेफेलाइटिस होता है, कोई स्ट्रोक हो जाता है, कोई भी चीज ब्रेन में डैमेज हुई है इन द फर्स्ट 2 years ऑफ लाइफ। डैमेज एक टाइम का ब्रेन को, लेकिन वो डेवलपिंग ब्रेन है तो उसके रेपरकशंस आगे होते हैं, तो उनके हाथ पैर में कोऑर्डिनेशन नहीं होती, ढीले हो जाते हैं, या मोस्टली लोगों में बाद में टाइट हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें अलग हैं जो सेरेब्रल पॉलिसी में वो हम कभी फिर से आपके साथ बात करेंगे। आज तो हम बात कर रहे हैं ऑटिज्म पर, और समय कम हो रहा है क्योंकि बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हमारे एक्सपर्ट्स के पास है। ये मैसेज हमें किया है प्रीति ने चंडीगढ़ से, और वो लिख रही हैं, आई एम अ स्कूल काउंसलर, यू हैव टॉक्ड अबाउट सम स्क्रीनिंग टूल्स अवेलेबल ऑन द एम्स वेबसाइट, कैन यू टेल अबाउट दैट, एंड कैन स्कूल काउंसलर्स यूज द सेम फॉर स्क्रीनिंग चिल्ड्रन? एक तो ये जानना चाहती हैं। दूसरा इनका एक प्रश्न और है कि आजकल बहुत इनफर्टिलिटी है और पीपल आर गेटिंग IVF डन, तो क्या ये भी रीजन हो सकता है इंक्रीज in special need children? Sure. First thing, जो मैंने बोला स्क्रीनिंग वाले बनाए, मैंने साथ में ही बोला था उसकी ऐप अभी बनाई नहीं है, ऐप बना रहे हैं। आपको अगर चाहिए वो टूल, वो हम आपको दे देंगे, आप मुझे मेल कर दीजिए। मेरा नाम है जो है shefali.gulati@gmail.com है, $F लगाइएगा, तो वो मैं आपको मेल कर देंगे। पर हम ऐप बना रहे हैं, हर एक को बनाने के लिए मनी भी अरेंज करना पड़ता है। सेकेंड थिंग वॉज, आपने जो IVF, दिट हैज बीन शोन वर्ल्ड वाइड दैट देयर इज द प्रेवलेंस ऑफ मैलफॉर्मेशंस एंड प्रॉब्लम्स ऑफ न्यूरो डेवलपमेंट इन IVF में ज्यादा है, और ये है स्पेशली इक्सी में और ज्यादा है। अगर IVF कराते हैं, वो एटमोस्फेयर इज नॉट सेम एज द वूम, सो इट हैज बीन शोन कि अगर आप प्रेगनेंसी नॉर्मल है बलिस्मत IVF है, तो मैलफॉर्मेशंस होना, बनावट, दिमाग में बनावट में नुक्स, और जो न्यूरो डेवलपमेंट प्रॉब्लम थोड़ी ज्यादा होती है, और स्पेशली जब वो स्पर्म को इंजेक्ट करते हैं ओवम में, जो इक्सी करते हैं, उसमें और भी ज्यादा तो रीजन हो सकता है डेफिनेटली। यशपाल जी हमसे पूछ रहे हैं द्वारका दिल्ली से कि नमस्कार आप सब डॉक्टर्स को, और थैंक्स फॉर अनकॉमन बट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। माय क्वेश्चन इज, कैन प्रिजर्विंग कॉर्ड ब्लड during childbirth help in treatment of autism, and whether it is really useful to preserve stem cells during birth? एक के बहुत बड़ा एक पैंडोरस बॉक्स आपने खोल दिया। एक तो पर स्टेम सेल एज ऑफ टुडे ऑटिज्म में उसका कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है, एंड इट इज नॉट रिकमेंडेड फॉर क्लिनिकल यूज। हम भी अनुसंधान कर रहे हैं, और इस वक्त भी हमारी एक रिसर्च चल रही है कि स्टेम सेल का भी एक पार्ट, एक्सोसोम्स हटा के हम ऑटिज्म के माइस मॉडल में स्टडी कर रहे हैं। तो अब दूसरा कि स्टेम सेल को अगर हम प्रिजर्व कर दें, टेक्निकली स्पीकिंग यू कैन डू दैट, पर वो जब है कि कोई अगर और प्रॉब्लम हो जो जेनेटिक ना हो, क्योंकि अगर कोई ऑटिज्म में तो आपको बताया कुछ जेनेटिक अनुवांशिक है, कुछ एनवायरमेंटल है, कुछ एपिजेनेटिक है, तो उसमें तो बिल्कुल अभी नहीं है। पर आप कह रहे हो कि वैसे प्रिजर्व करें कि नहीं, वो भी एक बड़ा डिबेट है। पर पॉइंट इज कि अगर आप कर रहे हो तो कोई जेनेटिक बीमारी बच्चे में हुई तो उसमें तो काम नहीं आएगा, क्योंकि वो स्टेम सेल में भी तो वो सेम ही बीमारी है। अगर कोई और प्रॉब्लम होती है तो पोटेंशियली फ्यूचर में आ सकता है, पर इट इज नॉट वेरी क्लियर फॉर मी टू रिकमेंड और नॉट। गॉट इट। एक बात आपने डॉक्टर शेफाली बीच में बोली थी कि इसमें सिवियरिटी भी होती है, तो हम चाहेंगे कि हम थोड़ा इस पे भी डिस्कस कर लें। सिवियरिटी क्या है इसमें, अगर हम ऑटिज्म की बात करते हैं? डॉक्टर योगेश आप बताएं। हाँ, देखिए, डिग्री ऑफ सिवियरिटी के आधार पे इसे 3 भागों में बांटा गया है। हम कह सकते हैं माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। माइल्ड में क्या हो रहा है कि आप में कोई वर्बल स्किल्स इस बच्चे में नहीं होता। माइल्ड में जो है बहुत कम जो है वर्बल स्किल्स जो है होता है, और अगर हम सीवियर्स की बात करें तो यहाँ बिल्कुल वर्बल स्किल्स नहीं है। इस तरीके से हम एपिलेप्सी की बात करें तो जो सीवियर्स में जो है एपिलेप्सी के सिम्टम्स ज़्यादा कॉमन रहते हैं, और जो मॉडरेट में थोड़े कम है, और माइल्ड में बिल्कुल नहीं होते हैं। तो इस हिसाब से देखी गई है। और एक होता है सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर। जो सीवियर्स ऑटिज्म होता है उसमें सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर्स बहुत होता है, जिसमें हेड बैंगिंग है और आपका रिस्ट बाइटिंग है, ये सारी चीज़ें बहुत होती हैं। और मॉडरेट में थोड़ा कम होता है और माइल्ड में बिल्कुल नहीं होता है। तो इस तरीके से हम अगर सिम्टम्स के हिसाब से देखे जाए और डिग्री ऑफ सिवियरिटी के हिसाब से देखी जाए
तो सब आपने देखा कि माइल्ड हो गया, मॉडरेट हो गया और सीवियर हो गया। जी जी बिल्कुल। और एक ये प्रश्न और आया है हमारे पास, पंकज शर्मा जी हमें लिख रहे हैं, जगह इन्होंने नहीं लिखी है, इन्होंने लिखा है कि मेरा लड़का बहुत एग्रेसिव है, उसको अगर डांटते हैं तो वो वापस मारता है और प्रॉपर बोल भी नहीं पाता, शब्द नहीं बोलता, प्लीज बताएं क्या करें क्योंकि वो 6 साल का है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप दिखाएंगे, एक आपको पूरी टीम देखनी पड़ेगी, एक पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट विद साइकोलॉजिस्ट एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट वगैरह। एक इम्पॉर्टेंस हमें देखना है कि हम ये देख रहे हैं कि वो एग्रेसिव है, वो इसलिए नहीं है कि आके उठा के हम दवाइयां शुरू कर देंगे। हमें देखना है, एनालाइज करके डिटेल में देखे कि क्या ट्रिगर था, क्या ट्रिगर था जिसकी वजह से वो हुआ है। तो वो देखते नहीं है पेरेंट्स, तो हमें ट्रिगर को हटाना है, ना कि उसके वो बिहेवियर को। दैट इज वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इन दिस सिचुएशन। और हमें ये भी समझना है कि हर वो दिखाएंगे तो उनका जब बच्चे का टेस्ट होता है उसका क्या डेवलपमेंट की क्षमता है, आईक्यू कितना है, उसके हिसाब से ही हमें एक्सपेक्टेशन रखनी है। जैसे हम लोग माइल्ड टू मॉडरेट पेशेंट होते हैं और सिवियर होते हैं, साथ में हाई फंक्शनिंग होते हैं, जिनका भी आईक्यू 70 से ऊपर होता है उनको हम हाई फंक्शनिंग बोलते हैं। और कुछ एक सेवेंट होते हैं जिसमें एक्सेप्शनल क्वालिटीज होती हैं। आपको अगर आप मुझे डेट ऑफ बर्थ बता दो तो वो बच्चा 1 सेकंड में आपको डे ऑफ बर्थ बता देगा। अच्छा। 2 डिजिट इंटू 2 डिजिट नंबर भी मल्टीप्लाई करते हैं तो हम अपना मोबाइल फोन खोल देते हैं, वो 6 डिजिट इंटू 6 डिजिट मल्टीप्लाई 1 सेकंड में कर देंगे, स्क्वायर रूट कितनी बार कर देंगे। तो मतलब एक्सेप्शनल क्वालिटीज होती हैं। एंड ऑल्सो टू रिमेंबर दैट पीपल लाइक आइंस्टाइन, मैरी क्यूरी, न्यूटन और ये ऑल ऑफ देम एंड मोजार्ट, इन सबको ऑटिज्म था, तो फिर भी वो कर सके। तो हटके जो भी है, लेकिन वो इतना कुछ डेवलप कर चुके हैं, तो सबको हमें एक्सेप्ट करना है। और आई नो टाइम इज रनिंग, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। आई फील वेरी सैड फॉर वन पेशेंट फ्रॉम हरियाणा का एक विलेज में, उसके यहाँ स्कूल में इतनी बुलिंग होती है, उस बच्चे के कपड़े उतार के उसको गंदे नाली में घिसा देते हैं ऑटिज्म के बच्चे को। तो मेरे को इतना दुख आया कि आप सोचो कि आपके बच्चे के साथ ऐसा करेगा तो क्या है। तो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी लिसनिंग शुड अंडरस्टैंड कि दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। पेरेंट्स हैव टू अंडरस्टैंड, एवरी ह्यूमन बीइंग हैज टू अंडरस्टैंड, स्कूल टीचर्स हैव टू अंडरस्टैंड। उन बच्चों को फिर बाद में ही सिखाएंगे ना स्कूल वालों को। सो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। बिल्कुल, वी कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स एंड बिल्कुल यहाँ पर मैं समझ पा रही हूँ डॉक्टर शेफाली की जो मनस्थिति है और वो जिस तरह से बात कर रही हैं। एक डॉक्टर इस तरह से एक इमोशंस के साथ जुड़कर अपने श्रोताओं से बात कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी डेडिकेटेड वो हैं अपने काम के प्रति। ऑटिज्म पर वो एक बहुत बड़ा नाम है डॉक्टर शेफाली गुलाटी, और उन्होंने यहाँ अपना मेल आईडी भी पर्सनल बता दिया है कि आप उनसे सीधे जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर योर डेडिकेशन, फॉर योर वर्क ऑन ऑटिज्म। और भी बात करना चाह रही हूँ मैं, लेकिन समय हमें इजाजत बहुत कम देगा। मैं ये जरूर चाहूंगी कि चलते चलते एक क्लोजिंग स्टेटमेंट्स आप दोनों के ले लूं। मैं बस यहाँ पर एक बार रिपीट करना चाहती हूँ, वेबसाइट बताना चाहती हूँ, www.pedneuro.aims www.paidneuroaims.org जो मैडम ने बताई। साथ ही साथ एक नंबर मैडम ने बताया 1800117776। तो ये वो नंबर्स हैं, ये वो वेबसाइट है जहां पर आपको और अधिक इंफॉर्मेशन इस संबंध में मिल सकती है। तो चलते चलते क्या कहना चाहेंगे, हमारे पास समय कम है, बस उतना ही बताएं हमारे 10 सेकेंड्स। इस साल की थीम वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे होता है 2 अप्रैल और पूरा मंथ होता है ऑटिज्म अवेयरनेस का। तो उसमें है इस बार की थीम जो यूनाइटेड नेशंस की है, माई पॉजिटिव ऑटिस्टिक आइडेंटिटी। दैट इज जिसको भी ऑटिज्म है उसमें जो उसकी पॉजिटिविटीज हैं हमें उसको देख के निखारना है। एंड वी आर ऑल न्यूरो डाइवर्स। और हम जो बात करते हैं कि सब है मतलब न्यूरो डाइवर्स है, सबका इक्वल राइट है, तो हमें साथ में इक्विटी की बात करनी है। जिसके अंदर जो चीज की कमी है सपोर्ट थोड़ा देना है। एक दीवार है, अगर छोटे हाइट का बच्चा है तो उसको स्टूल थोड़ा लंबा देना पड़ेगा, बलिस्मत जो लंबे हाइट का। तो इक्विटी की बात है, लेकिन ऑल ऑफ देम आर इक्वल इन डिग्निटी एंड राइट टू लाइफ। बहुत अच्छी बात डॉक्टर योगेश। मैं तो कहूंगा कि ऑटिज्म के लिए जो गोल्डन रूल्स हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। पहला तो होप है, आप हमेशा आशा रखिए कि आपके बच्चे में इम्प्रूवमेंट आएगा, और आप कॉन्स्टेंट और परसिस्टेंटली एफर्ट्स करते रहिए, आपको रिजल्ट मिलेगा। और मैं ये नहीं कहता ये मेंटल कंडीशंस है, कोई इसका मैं कहूँ कि कोई पूरा क्योर मिल जाएगा, पर हाँ वो इतना अच्छे ढंग से मैनेज कर पाएगा कि ताकि आगे चल के वो थोड़ा इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी बन पाए। होप है और एक्सेप्टेंस है, पूरा एक्सेप्ट करिए उनको पूरी तरीके से,
और तीसरी चीज़ है एंगेज, उनको 24 घंटे उनको प्रोडक्टिव कंस्ट्रक्टिव चीज़ों में एंगेज रखिए, उनके साथ एम्पैथी रखिए और एक प्यार से उनसे अटैचमेंट रखिए। आप देखना प्यार में बहुत शक्ति होती है, अगर प्यार से उनके साथ एंगेज रहेंगे तो आप देखेंगे बहुत अच्छा प्रोडक्टिव रिजल्ट निकल के आएगा। और एक मैं सबसे महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ कि जो बहुत ज़बरदस्ती बच्चों को काउंसलिंग सेंटर में, रिहैबिलिटेशन सेंटर में ले जाते हैं और ये बड़ा काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है कभी कभी। तो इस बात को ध्यान रखना है कि घर में बड़ा कंड्यूसिव इन्वायरमेंट उनको देना है ताकि वो अच्छे ढंग से ग्रो कर पाएँ और आपके साथ जुड़ पाएँ। बहुत बहुत पॉजिटिव बातें आज यहाँ दोनों डॉक्टर्स ने बोली हैं और बिल्कुल ये कार्यक्रम जो आप सुन रहे हैं तो मुझे लगता है ज़रूर आप इससे फ़ायदा लेंगे, बहुत सारे श्रोता इससे फ़ायदा लेंगे, उन बच्चों को भी फ़ायदा मिलेगा जिनको उस प्यार, उस केयर, उस हमदर्दी तो मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि मैडम मुझे टोकेंगी, उनको प्यार की ज़रूरत है, उनको सपोर्ट की ज़रूरत है, उनको एक आम नागरिक को जैसे सारी चीज़ें चाहिए वो देने की ज़रूरत है। तो आप ये प्यार हमको भी देते रहिए, हमारे इस चैनल को देते रहिए, FM रेनबो को सुनते रहिए और खास तौर पर आपका पसंदीदा कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुनते रहिए। तो मैं धन्यवाद दूंगी हमारे एक्सपर्ट्स डॉक्टर शेफाली गुलाटी, ऑटिज्म एक्सपर्ट एंड चाइल्ड न्यूरोलॉजिस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स, एम्स न्यू दिल्ली, डॉक्टर योगेश कुमार, सीनियर साइकोलॉजिस्ट। आप दोनों यहाँ आए, ऑटिज्म के बारे में ढेर सारी इंफॉर्मेशन हमारे श्रोताओं के साथ साझा करी। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वीकार करिए मेरा भी नमस्कार। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।